सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इमरान खान, हुकूमत, विफाक, काबीना सब पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है और चौमुखी लड़ाई लगता है कि इमरान खान साहब को लड़नी पड़ रही है। एक तरफ मोदी के खिलाफ महाज है, कश्मीर का मामला है और पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर आप देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अक्टूबर में मार्च के लिए तैयार हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और उनका दावा यह है कि वो हुकूमत गिरा देंगे। शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो गई है और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के कहने पर मुकम्मल हिमायत मिलने जा रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब को। आज बाबर डोगर साहब के पास इस हवाले से बहुत खास खबर है, खुद जाकर देख कर आए हैं कि नून लीग क्या करी, इस बारे में इनसे जानेंगे। लेकिन इसके साथ जिस तरह दो चीजें मैंने आपको बता दी, कश्मीर का मामला है, अंदरूनी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान है, बिलावल भी ये कह रहे हैं कि साल के आखिर तक का मौका है इस हुकूमत के पास और सिलेक्ट करने वालों के पास, सिलेक्टेड के पास, वरना इस हुकूमत को हम खुद गिरा देंगे। तो अक्टूबर के बाद नवंबर और फिर दिसंबर, तो क्या वो देख रहे हैं कि मौलाना साहब वहां जाकर बैठे हैं और फिर दूसरे तीसरे महीने में हम भी शामिल हो जाएं? क्या होने जा रहा है? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा को भी अहल करार दे दिया गया है कि वो नायब सदर रह सकती हैं मुस्लिम लीग नून की। यह भी एक बड़ा दचका हो सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। यही नहीं, एक और बहुत बड़ी खबर जो असद खरल साहब आज लेकर आए हैं वो है नैब से मुतालिक। खैबर पख्तूनख्वा नैब का इदारा हरकत में आ रहा है और 3 बड़े केसेस में बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, वो भी इनसे जानेंगे। मालम जब्बा स्कैंडल है और उसके अलावा BRT मंसूबा, साथ ही बिलियन ट्री सुनामी। तो यह भी एक महाज खुलने वाला है इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। तो क्या कप्तान इस सब दबाव में सरवाइव कर सकेंगे, जबकि मईशत का भी बुरा हाल है? तो ये कैसे है कि अगर इमरान खान इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, हुकूमत में हैं, तो दूसरी तरफ से तमाम फील्डर्स, तमाम मुखालिफिन बिल्कुल उनके ऊपर आकर खड़े हो गए हैं और पूरा उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक हल्की सी गलती, कोई हल्का सा एज, तो हर तरफ से कैचर्स आगे आ चुके हैं। मईशत का बुरा हाल है, कश्मीर का मामला आप देख लें, सऊदी और ईरान बढ़ती कशमकश, उसका दबाव भी पाकिस्तान पर आ सकता है, पूरी दुनिया पर आ सकता है। और अंदरूनी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब, नून लीग, बिलावल सब तैयार बैठे हैं झपटने के लिए। क्या होगा? आज के हम डेवलपमेंट्स पर पहले रिपोर्ट और उसके बाद फिर असद खरल साहब से बात करेंगे। अभी जब आपसे बात हो रही है, आप रिपोर्ट देख रहे हैं, तो आप देखें कि बोल की स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बयान चल रहे हैं, ब्रेकिंग टिकर्स हैं कि वो कह रहे हैं कि मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, हुकूमत ने चकनामात उठाए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आम आदमी अभी इस मईशत में होने वाली बेहतरी के कोई असरात नहीं देख रहा, उसके दिन ब दिन मुश्किल होते चले जा रहे हैं। और मेरी नज़र में यह सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आते हैं, उससे भी बड़ा चैलेंज ये है। बिलावल साहब धमकी दे रहे हैं इस साल के आखिर की, उससे बड़ा चैलेंज ये है। मरियम नवाज, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मेरी नज़र में और कोई नहीं, मईशत है। असद खरल साहब, मौलाना साहब तैयार हैं, बुलावल ने भी इंदिया दे दिया है साल के आखिर तक, जनाब टाइम उन्होंने भी फ्रेम दे दिया। इसी तरह की धमकी पहले मौलाना लगाई थी। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान के गिर्द घेरा बहुत तंग हो रहा है, लेकिन क्या वो इससे निकल जाएंगे? क्या लगता है आप? मेरा ख्याल है ये जो मूवमेंट है, जो लॉकडाउन से आज़ादी मार्च, मिलियन मार्च में जो कन्वर्ट हुई है, इससे इमरान खान का घेरा तंग तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो खुद ही अपने ही वजन से वो गिर रही है। जिस तरह APC नाकाम हुई, उसके बाद भी फजलुर रहमान साहब की जितनी, अब बिलावल भुट्टो साहब ने पहले ही कहा था कि हम अखलाकी तौर पर हमायत करेंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन अभी साहब वो कह रहे हैं कि साल के आखिर तक उन्होंने कहा है कि वरना हम खुद गिरा देंगे। अच्छा सुन ले, वो उन्होंने कहा कि साल के आखिर तक उन्होंने टाइम दे दिया है, यानी अक्टूबर वाला मामला तो गोल हो गया। हो सकता है वो कह दी मौलाना साहब आप जाके बैठे 1-2 महीने गुजार ले। दूसरी बात आ गई नून लीग की, जो मैंने कल बात भी की थी कि जो अचानक मुलाकात नवाज शरीफ साहब की गई थी शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे, जो ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल गए थे, शहबाज शरीफ साहब गए थे, वो मौलाना फजलुर रहमान की मीटिंग के हवाले से तरलामेंट प्रोग्राम था नवाज शरीफ साहब को, जो उनका बयानिया था कि जनाब खुदा के लिए। शहबाज शरीफ साहब पहले बयान दिया उन्होंने कि डेंगी आ गया, अक्टूबर में डेंगी है, तो लिहाजा अक्टूबर से इसको आगे ले जाया जाए।
एहसन इकबाल साहब का बयान आ गया कि डेंगी है और नवंबर तक डेंगी शायद चला जाएगा, लिहाजा नवंबर तक इसको पेंड करना चाहिए। बिलावल साहब ने दिसंबर की कहानी सुना दी है, तो जो अक्टूबर से नवंबर और नवंबर से दिसंबर तक ये तो आपस में टकरा रहे तो हैं। ये वफ्द की मुलाकात शहबाज शरीफ से मौलाना देखें बयानिया शहबाज शरीफ का, उसके साथ एहसन इकबाल साहब उसको इंडोर्स करते नजर आ रहे हैं। डेंगी का बहाना बनाया जा रहा है, निशाना, और जो यानी उसकी आड़ में इस मामले को आगे तवालत दी जा रही है। के हक में जो फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का, देखिए उससे कोई मैटर नहीं करता, वो एक स्टैंड था मेरा ख्याल है नाहली के हवाले से। उनकी दरखास्त जो थी वो, अगर आप पहले भी वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी, पहले भी वो डिफेक्टो जानशीन थी पार्टी की, नायब सदर होना या ना होना मरियम साहबा के लिए वो कोई मैटर नहीं करता। और मेरा ख्याल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, क्योंकि उनको उस तरीके से शायद जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह नवाज शरीफ साहब को नाहल करार दिया है, मरियम साहबा के हवाले से शायद उस तरह का फैसला नहीं आया, क्योंकि सजा भी अभी उनकी मुअत्तल है, तो इसलिए उनको इस स्टेज पे नाहल मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए चले इसमें तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा मार्जिन दे रहे हैं हुकूमत को, इसमें खतरा नहीं। लेकिन अगली खबर जो आप लेकर आए हुए हैं नैब खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ही दूसरी तरफ होंगे, वो बड़ा खतरा शायद होगा। बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब का ख्याल है कोई मसला नहीं है, मुझे भी यही लग रहा है कि मौलाना साहब या नून लीग या बिलावल साहब को बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन आप आज मुझे बता रहे थे कि आप कुछ और महसूस कर रहे हैं, खुद जाकर देख कर आ रहे हैं, कुछ लोगों से मिलकर आ रहे हैं। देखें उसामा साहब, PMLN जो है मौलाना ने उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि कुछ वो नादीदा कुव्वतें जो हैं वो उनके पीछे खड़ी हैं, उनकी आशीर्वाद उनको हासिल है। और उन्होंने ये कहा है कि उनकी आशीर्वाद से अगर अक्टूबर में यह धरना कामयाब होता है, आज़ादी मार्च कामयाब होता है, तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। इस बात पर उन्होंने मरियम को भी कन्विंस कर लिया और इस बात पर उन्होंने नवाज शरीफ को भी कन्विंस कर दिया है। अब मियाँ साहब और मरियम भी यही समझते हैं कि अगर आज़ादी मार्च होता है और जिस तरह से वो ये मौलाना ने जिस तरह से उनको समझाया और जो उनको श्योरिटीज़ दी हैं, तो ये आज मैं PMLN के आज पंजाब असम्बली में PMLN के कैंप में था, वहाँ पर मैंने देखा कि PMLN में खासी गियर अप हुई है। अच्छा। और वो सारे धरने के हवाले से वो बड़े एक्टिव हैं और वो ये सारी PMLN मेजोरिटी ये धरना या मार्च या जो भी आप मार्च कह लें, डोगर साहब अल्टीमेटली ये धरना ही होना है। कुछ बातों के दौरान वो खास इशारे करते हैं, वो इशारों से आपको क्या समझ आती है कि उनकी हमायत हासिल है, वो इशारे कंधों की तरफ इधर उधर करते हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ। नून लीग इस चीज पर यकीन करके बैठी हुई है, मौलाना ने जो उनको यकीन दहानी करवाई है वो इस पर यकीन करके बैठी हुई है कि मौलाना जो है उनको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट हासिल है, कोई इशारे उनको मिले हैं, जिसकी वजह से वो जाके वहाँ पर मार्च कर रहे हैं। उसकी वो मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि शायद वो कुव्वतें जो जिनके बारे में नून लीग कहती है कि वो इमरान खान को या आसिफ भुट्टो कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जो इमरान खान साहब को लेके आए तो वो उनसे नाराज़ हैं। अच्छा। कई फैक्टर्स हैं, इकोनॉमी नहीं संभल रही, गवर्नमेंट नहीं चल रही, पंजाब के हवाले से शदीद रिजर्वेशन हैं, तो इस तरह की चीज़ों को वो कोट करके बाबर साहब आपको वो ये ट्वीट याद है ना कि तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। अब चीफ जस्टिस भी अपना उन्होंने पता नहीं क्या क्या पोस्टों का, आर्मी चीफ का भी कह दिया, DG ऐसे कोई जी हमारे आ गए, और उसके बाद आप देखना क्या हुआ, किस तरह उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी। मौलाना साहब भी वही कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन तो इधर भी अभी यही है, लेकिन इंप्रेशन कायम कर दिया ना इशारे कनाइयों से, इशारे कनाइयों से जो उन्होंने इंप्रेशन कायम कर दिया है, उस हद तक तो ठीक है, वो खुशफहमी का शिकार है खुद भी और वो मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं कन्विंस हो रहे? बहुत मेन फैक्टर है इसके अंदर। शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं कन्विंस हो रहे? ख्वाजा आसिफ साहब क्यों नहीं कन्विंस हो रहे, जो हार्डलाइनर थे? उसके बाद एहसन इकबाल साहब क्यों नहीं कन्विंस हो रहे? ये क्या वजह है? इतलात तो वहाँ पर तो इतलात ये भी हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने भी अपना अचकन और जो पेंट कोट जो भी आप कह लें उनको ड्राई क्लीन करवाया रिसेंटली और वो उसको रखा हुआ है। वो समझ रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर अगली बारी तो मेरी बनती है, तो वो इसके लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। जो पोस्ट भाई ने नहीं दी
वो अब मुखालफीन से उनको मिलने की उम्मीद है। वो कि भी भाई ने उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया, तो अब शहबाज उन्होंने साहब भी से- कुछ लोग डाले हुए हैं दरमियान में, सुना है कि वो भी कुछ डायलॉग उनके भी हो रहे हैं और उनको भी वो भी इस एतमाद में बैठे हुए हैं कि आने वाला वक्त जो है वो मेरा ही है और मैं ही आने वाले वक्त का हीरो हूँ। तो वो भी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। देखें अब मियाँ साहब और मरियम जो है वो अपने तौर पर जोर लगा रहे हैं, वो अपनी तौर पर कन्विंस हैं, मौलाना अपने तौर पर कन्विंस हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी तैयारियां करके बैठे हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सारे लोग जो तैयारियां करके बैठे हुए हैं, जो जिसको गिराने जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उसामा साहब महंगाई बढ़ रही सर है, वो उनका बयान चल रहा पूरा है, सर आप 10 देख लेना, नहीं स्क्रीन पर देख लेना, एलामिया देख लें। IMF मिशन हुकूमत की पॉलिसी का जायजा लेने आया, उन्होंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म के अपने इंटरेस्ट की वजह से बेहतरी की तरफ चल रहा है, एक बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह रहे हैं बेहतरी आ रही है, सस्ती हो मैं नहीं कह रहा, बाकी से चीजें सस्ती नहीं होगी। नहीं हुई। उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, 1 करोड़ नौकरियां, गवर्नर हाउस जो है वो वहां पर यूनिवर्सिटी बनेगी, 5 साल हो गए। गवर्नर हाउस में नहीं रहेंगे, मिनिस्टर हाउसेज में नहीं रहेंगे, 5 साल सारा कुछ जो है लोगों को दे दिया जाएगा, गरीब वहां पर पार्क बना दिए जाएंगे। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं जिनके बारे में 10 करोड़ पंजाब की अवाम कंप्लेंट कर रही है, हर बंदा कंप्लेंट कर रहा है, वो कह रहे हैं कि जब तक PTI की गवर्नमेंट है वो वही रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब में आप सिचुएशन देख लें, अभी कसूर का वाकया इतना बड़ा है कि इस पर गवर्नमेंट को हिल जाना चाहिए था, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो उसामा साहब ये चीज़ें बड़ी सीरियस हैं, ये बड़े सीरियस बड़ा चैलेंज मैं मानता हूँ। तो फिर सेकेंडली आप बार बार कहते हैं कि PMLN GT रोड की पार्टी है, GT रोड से वो लोग तो इकट्ठे करेंगे, सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो ये मर्जी सब करें। अब मौलाना और पर है। मौलाना तो अभी आपने क्लिप में दिखाया तो वो बड़ी कह रहे हैं भारी कि जिम्मेदारी। मैं 10 लाख लोग 15 ले लाख, आऊंगा। उफ। 15 लाख लोग तो वोट- सब 15 इतने लाख तो ना कोई लाए, वोट नहीं मिले। 50,000 ही ले हैं। तो एक बड़ा मौलाना होगा। तो पुरज़म है और उनकी मैं देख सच्चाई रहा का हूं फिर कि यहाँ से पता PMLN लगता जो है है ना, वो जो आप कह रहे हैं ना कि PMLN की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रही है, चले ये सही। मैं आपको बता लेकिन जो वो कह रहे हैं ना कि जी कहीं से उन्होंने ये फार्मूला बेच दिया, उनको ये प्रोडक्ट बेच दिया कि मुझे बड़ी कुव्वतों की सपोर्ट हासिल है, वो उसका यकीन अंदाजा करके बैठी हुई है, मियां साहब इस पे यकीन करके बैठे हुए हैं। यहाँ से ही देख मजे लेना, की जो बात बंदा ये कह रहा है है। 15 लाख लोग मैं ले आऊंगा, 15 लाख तो उसने वोट नहीं लिए, तो 15 लाख वो लोग कहां से ले आएगा? ये इतने लेकिन वोट चलें, होते तो वो शायद जीत ही जाते। हाँ जी, वो- लेकिन मियां साहब इसमें ऊपर यकीन नामूसे करके रिसालत लिखा हुआ है, नीचे आजादी मार्च लिखा हुआ है, उस पे वो फंडिंग ले रहे हैं, उनके सच का 500 रुपया इकट्ठा किया जा रहा है सर, यही समझ 500 रुपया। अच्छा। कैसा आपकी उसामा साहब आपकी टेबल पे भी पर्चियां थी, मैंने देखी है। वो आई होंगी, खाली ही होंगी। मैं इस नहीं तरह की नहीं, वो किसी ने मैंने भरी हुई आपको भिजवा दी है। मौलाना साहब ने समझे होंगे, चाहे यहाँ से भी कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। असद खरल साहब, ये क्या मामला हो गया? ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब चले गए खैबर पख्तूनख्वा नैब, और उसके बाद खबरें, ये आप क्या लेकर आ गए हैं? कैसे हो सकता है कि ये केसेस बड़े पुराने, मालम जब्बा केस, बस रैपिड ट्रांजिट, यकीनन वो एक धब्बा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कि अभी तक वो नहीं ट्रेन वो चला सके, रैपिड ट्रांजिट बस का सिस्टम नहीं ला सके, बड़े अफसोस की बात है। वो हो गया मालम जब्बा। और बिलियन ट्री सुनामी, ये तो बहुत बड़ी खबरें हैं। आप खबर लाए कि जनाब 70% पौधे तो अपनी मौत आप मर गए, ये कैसे मुमकिन है? मुझे नहीं लगता इतने पुराने केसेस हैं, इनमें से कुछ निकल सकता है। उसामा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चंद रोज़ कबल दिया गया बयान आपको याद होगा और नाजरीन को, जिसमें उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से उन्होंने कहा यह तासर बड़ा ख़तरनाक है, गलत है और ख़तरनाक है। जी जी। उस बयान के बाद चेयरमैन नैब का नैब पेशावर ऑफिस का दौरा, और वहाँ पे मुख्तलिफ केसेस की जो ब्रीफिंग हुई, उसमें 3 केसेस के हवाले से मैं आज नाजरीन से चीज़ें शेयर करूँगा कि 3 केसेस के हवाले, जो मालम जपा के हवाले से खबरें ये भी आ रही थी कि इंक्वायरी बंद की जा रही है, और ये भी आ रहा था कि इन केसेस की वजह से नैब के पार्क काटे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वज़ीर आज़म के वो उसमें है शामिल, वज़रा आला मौजूदा और साबिक जो है वो शामिल है। अच्छा। तो 3 जो केसेस की ब्रीफिंग है उसकी बड़ी ब्रीफली मैं बताऊंगा कि उन केसेस के हवाले से अपडेट्स और अब तक की पेशरफ्त नैब में क्या हो रही हैं। अच्छा। एक्चुअल जी जी। क्योंकि वैसे तो हवाई खबरें बहुत सारी आती हैं। जो मालम जपा के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है कि उसके अंदर आपको पता ही है कि परवेज़ खटक साहब, साबिक चीफ मिनिस्टर और मौजूदा वज़ीर आला और साबिक वज़ीर सियाहत महमूद खान साहब, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मौजूदा है इमरान खान साहब के आज़म खान साहब, ठीक है। ये 3 तो मेन मुलज़म हैं।
इनके खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी के लिए नैब केपीके ने नैब हेडक्वार्टर चेयरमैन को रेफरेंस मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया है। लिहाजा ये जो खबरें थी कि पीटीआई के लिए नैब का जो टिल्ट और ये जो मामला था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए नैब और काम कर रहा है और इधर जो है वो यानी क्लीन चिटें दी जा रही हैं। दूसरा केस वो है बिलियन ट्री के हवाले से इंक्वायरी से मामला इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन की तरफ कन्वर्ट करते नैब केपीके ने वो भी चेयरमैन नैब के पास उनकी टेबल पे भेज दिया है फॉर अप्रूवल। और उसमें कौन मुलजम है? आजम खान साहब के सीनियर ब्यूरोक्रेट जो थे, रिटायर्ड हुए, अमजद अली खान साहब जो चीफ सेक्रेटरी केपीके रहे हैं जी, उनके भाई हैं अरशद अली खान जो डीजी पोस्टल सर्विसेज थे, और नजर शाह सेक्रेटरी फॉरेस्ट जो हैं जो केपीके के। ये तीन उसमें मुलजम है, मेन मुलजम। अब जो डीजी पोस्टल सर्विस और दीगर जो लोग थे उन्होंने जो पौधे खरीदे, इंतहाई सस्ते पौधे इंतहाई महंगे जाहिर करके अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, नंबर 1। दूसरा काम यह किया कि जो पौधे लिए गए, जो लगाए गए, वो मोर देन 70% पौधे ऐसे थे जिनको 10 से 12 गैलन पानी रिक्वायर था, जो कि पॉसिबल नहीं था, उनको पानी नहीं दिया गया था। तो लिहाजा अपनी मौत वो खुद ही मर गए। नैब ने इस हवाले से जो स्पार्को है उससे भी रिपोर्ट तलब कर ली है कि वो जो पौधे लगे थे सारे, उसमें कितने हयात हैं, कितने उसमें ग्रो किए और कितने अपनी मौत खुद ही मर गए। ये केस है। तीसरा केस जो है वो है बीआरटी का मनसूबा। उसकी तो बीआरटी मनसूबे के हवाले से भी मामला बड़ा खौफनाक होने जा रहा है, क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस है जिसका इशारा चीफ जस्टिस साहब दे चुके हैं, क्योंकि पेशावर के पूरे लोग इससे मुतासर है। 5-7 साल से गश्त और गर्द और सारा ट्रैफिक का बुरा हाल है और अरबों रुपए का मनसूबा ये कितने 100 अरब तक पहुंच चुका है। फौरन इसमें कर्जा भी शामिल है। वहां पे हुआ क्या कि नैब ने जो इसकी इंक्वायरी की, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इस इंक्वायरी को स्टे कर दिया गया। उसके ऊपर नैब ने पेशावर हाई कोर्ट में, आज जो ब्रीफिंग के दौरान बताया गया चेयरमैन साहब को, मैं वो बातें कर रहा हूं। चेयरमैन साहब को चूंकि मामला सब जिससे इसमें कुछ चीजें ज्यादा नहीं डिटेल से डिस्कस की गई, उन्होंने कहा जी हमने जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अब तक इसमें की है वो पेशावर हाई कोर्ट से हमने एक रिक्वेस्ट की है कि इसको डिस्क्लोज ना किया जाए, सील कर दिया जाए, ताकि मुलजमों को फायदा ना हो सके। और साथ ही नैब ने चेयरमैन साहब को यह यकीन दहानी कराई है, इंश्योर किया है और उनसे इजाजत मांगी है कि हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो इंक्वायरी रुकी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला ये जाएगा। अच्छा, तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाबर साहब ये जो है ये रडार पे आ गए हैं और जो खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान आज के नहीं है, नजर आ रहा है। ये और यही वजह है नैब के बाबर साहब करना, पार्क उतरना और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि ये केसेस के अंदर जो बाबर डोगर साहब क्या बनेगा इन केसेस का? मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा, इतने सालों से केस पेंडिंग। उसामा साहब, मालम जब्बा केस जो है उसको मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया है और ये बड़ा क्लियर केस है। रूल्स को वायलेट किया गया। एक मनपसंद कंपनी जो थी जिसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं था, उसको डेट एक्सटेंड करके उसको बिडिंग में शामिल किया गया। फिर वो जो क्राइटेरिया कोई इवॉल्व नहीं किया गया, सब कमेटी को ये सारा मामला रेफ़र कर दिया गया। सब कमेटी जो थी उसने आउट ऑफ द वे जाके जो कंपनी थी उसको अप्रूवल दी गई। उसके बाद उस कंपनी को 275 एकड़ फॉरेस्ट लैंड जो थी, जो कि सिर्फ जंगलात के लिए इस्तेमाल होनी थी, उसको रूल्स रिलैक्स करके उसको दी गई। उसके बाद 33 साल की लीज जो कि नहीं बनती थी, वो भी रूल्स को रिलैक्स करके उसको 33 साल की लीज दी गई। अरबों रुपए का ये स्कैम है। उसने एक 5 स्टार होटल बनाया और 33 साल का लीज भी लिया, अरबों रुपए भी वो खा गई और जो उसमें मटेरियल यूज़ किया गया वो सारा सब स्टैंडर्ड है। तो अगर इसके पूरे केस की जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सबमिट भी कर दी है, उसमें सारे डॉट, जिस हम जीआईटी में कहते थे ना कि जरदारी साहब के करप्शन केसेस के सारे डॉट आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पर भी इस केस में भी
आजम खान उस वक्त सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे, जो बाद में वो चीफ सेक्रेटरी बने। उसके बाद ये जो अब चीफ मिनिस्टर है ये मिनिस्टर जी महमूद खान, ये वहाँ पर टूरिज्म में थे, और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर जो थे वो परवेज खटक साहब थे। तो तीनों जो थे वो इसमें एंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं, और बड़ी डायरेक्ट परवेज खटक साहब ने बड़े बड़े सारे रूल जो है उनको वायलेट किया। डॉट मिल रहे हैं, रेफरेंस से ये कब से ऑपोजिशन भी कहती है मिलिट्री सुनामी। अगर इतनी बड़ी करप्शन थी, इतनी वाज़े करप्शन थी, तो आज तक क्यों कुछ देखिए एक सेकंड नहीं, एक साल हुआ इस हुकूमत को है, क्या ये केसेस एक साल पुराने? अब रेफरेंस नून फाइल लीग हो के रहा दौर है में भी थे, तो डॉट से डॉट मिला है तो रेफरेंस फाइल हो रहा है ना। सर मेरी बात सुनिए उसामा साहब, इसमें तो आप और ambiguity 2018 में तो ये केस जो था इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। 2018 में तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ एंड में आके प्रेसिडेंट के आखिरी दौर में, और उसके बाद सर एक साल में उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। इन्वेस्टिगेशन में हर चीज प्रूव हुई है, उन्होंने एक एक डॉट बनाया है, उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पर रूल्स को रिलैक्स किया गया, कहाँ कहाँ पर इलीगली उस फर्म को जो है वो अकोमोडेट किया गया। इसके साथ आप मिलिट्री सुनामी को देख लें, आप ये BRT अगर इसमें करप्शन है, मैं ही नहीं कह रहा नहीं BRT का फिर आप जिनको 83 मिलियन डॉलर का अच्छा, ठेका 83 मिलियन का दिया गया है। आप चले जाए ना, हाई कोर्ट चले जाएं, जिस तरह इमरान खान सब गए थे नून लीग के खिलाफ, नून लीग चली जाए। आप तो सुप्रीम कोर्ट, नैब खुद जा रहा है भाईजान, खुद जा रहा है BRT में, आप पंजाब का नैब खुद जा रहा है। सर, और आतिफ रईस साहब जो ट्रैकर कंपनी का ठेका दिया गया, अली जायदी साहब जिनके घर रहते हैं, आतिफ रईस साहब का नाम, जिनके खिलाफ FIA में भी मुकदमा है, जिनको वहां पे भी अकोमोडेट की जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे, जहाजों पे भी नजर आते हैं आपको, मिनिस्टरों के साथ दाएं बाएं मिनिस्टर खड़े किए होते हैं। आतिफ रईस साहब का और BRT का जब ये मामला खुलेगा, उनके गिर्द भी नैब का घेरा तंग होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि नैब ये मामला लेके जा रहा है और कौम मुंतजिर है। एक मिनट चाहिए, जरूर जल्दी से। मेरे आप बिलियन ट्री की बात करें, मेरे घर के साथ एक पार्क है जहाँ पे मैं सुबह वॉक करता हूँ। मैंने चंद दिन पहले मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे हर तरफ दरख्त लगे हुए हैं, अच्छे दरख्त लगे हुए हैं। वहाँ पर एक वॉकिंग ट्रैक है, तो ट्रैक में हर जगह वहाँ पे वॉक करने की जगह नहीं, हर जगह दरख्त ही दरख्त लगे, पौधे लगे। मैंने माली से पूछा, यार ये इतना पौधा बिल्कुल ऊट पटांग ये किसने लगा दिया? उन्होंने कहा जी ये PTI के लोग आए थे, उन्होंने कहा जी शिजरकारी मुहिम है और हमें कहा गया कि ये पौधे कहीं ना कहीं लगाने हैं, तो हम आपके पार्क में लगा के चले जा रहे हैं। और कई 100 पौधे वो छोटे से पार्क में लगा के चले गए सारे, और उसको और वो सारे जो गलथड़ गए हैं अब। अच्छा। तो सर इस तरह तो ये कार्रवाई जो है ना, जा रही है, वो पूरी की है, कार्रवाई पूरी की जा रही है। अब देखते हैं क्या इसमें कार्रवाई करता है। काफी अरसे से ये केसेस हम सुन रहे थे, लेकिन अब बाबर डोगर साहब का, असद खरल साहब का ख्याल ये है कि केसेस काफी मजबूत हैं, देखते हैं इनमें क्या होता है। कश्मीर का केस अब यूरोपियन पार्लियामेंट में पहुंच चुका है, वहां पर क्या हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल यूरोपियन पार्लियामेंट में भी अब जेर बहस है। 12 साल बाद यह हुआ है कि यूरोपियन पार्लियामेंट, जो 28 ममालिक की मुश्तरका तंजीम है, वहां पर मकबूजा कश्मीर के हालात पर बात हो रही है, और वहां पर जिस तरह से 1.5 माह से लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, उसके बारे में बात हो रही है। हत्ता कि अब सूरत हाल यह है कि BJP के अपने भी लोग अगर वहां जाना चाहते हैं तो उनको भी वहां पर जाने की इजाज़त नहीं है। ये तो वहां पर हालात है। जुल्म की एक से बढ़कर एक कहानी, रोज़ 1000 कोशिशों के बावजूद कि भारतीय सरकार चाहती है छुपी रहे, कोई ना कोई कहानी सामने आ जाती है, उस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। लेकिन 1.5 माह के बाद भी अगर यूरोपियन पार्लियामेंट 12 साल बाद अगरचे ये बात कर रही है, लेकिन क्या बात इससे आगे जाएगी? क्योंकि पार्लियामेंट के कुछ अरकान का ये ख्याल है, वो इसका इजहार कर चुके हैं कि भारत पर पाबंदियां लगानी चाहिए, इस पर ट्रैवल की पाबंदियां और ट्रेड की पाबंदियां भारत पर लगनी चाहिए। अगर ये होता है तो यकीन ये एक प्रैक्टिकल स्टेप होगा जिसका जिक्र असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब करते रहते हैं। तो असद खरल साहब, क्या आप देखते हैं कि इससे मामला आगे जाएंगे और फिर अगर पाबंदियों की तरफ जाता है? एक तरफ तो कश्मीर का जो इशू है, उस भारत के हवाले से दुनिया के अंदर जो उसका इमेज खराब हो रहा है, जो उसका असल चेहरा सामने आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम हमेशा बैशिंग भी करते हैं, लेकिन खुश आइंद बात यह है कि मैरियट हमले के बाद 2008 में जब इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ था हमला, उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टेटस था इस्लामाबाद का फैमिली स्टेशन होने के लिए, जो डिप्लोमेट्स का वो दर्जा वापस ले लिया गया था।
कल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान जो है उनकी मीटिंग हुई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह से, जिसमें IG इस्लामाबाद भी मौजूद थे। उसमें उन्होंने कहा कि जो फैमिली स्टेशन है उसका दर्जा इस्लामाबाद को वापस दे दिया गया है और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी से हम मुतमिन हैं। और इस मौका पर वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस और इंटेलिजेंस और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी काविशों को भी सराहा। तो मैं समझता हूँ एक तरफ पाकिस्तान का हर हवाले से सफारती महाज की बात हो, दाखिली सिक्योरिटी की बात हो, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल हो और इकनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से भी अगर बात करें, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो, ज़र मुबादला के ज़खायर की बात हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो हर हवाले से अब एक पॉजिटिव इंडिकेटर आ रहे हैं। और इस हवाले से कल जो तर्जमानों की मीटिंग थी मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से इमरान खान साहब की, जिसमें तकरीबन 32 लोग मौजूद थे, उसमें फेडरल मिनिस्टर भी थे, KPK के लोग भी थे, उसमें फेडरल कैबिनेट के लोग भी थे, पंजाब से कुछ लोग भी थे। तो वहाँ पे इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो जितने भी लोग हैं इनको चाहिए कि आप अग्रेसिवली जो हमारे पॉजिटिव इंडिकेटर हैं तैयार होकर प्रोग्रामों में जाया करें और वो बात बताएं। इसी तरीके से अब जो बाहर मुकदमा कश्मीर के हवाले से, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि मैं सफीर हूँ कश्मीर का, वो मुकदमा तो मेरे ख्याल पाकिस्तान उस हवाले से उस महाज पे भी बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ रहा है। ये बताएं कि एक पाकिस्तान के अंदर अच्छी खबरें होंगी तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से मुकदमा लड़ा जा सकता है मकबूजा कश्मीर का, लेकिन 12 साल बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में ये मसला हल होना और कहना कि मसला कश्मीर को आलमी कवानीन के मुताबिक हल होना चाहिए, यूरोपियन पार्लियामेंट ये बात कर रहे हैं, खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस पर मुदाखलत करनी चाहिए आलमी बरादरी को, ये बातें होने लग गई हैं। आप देखिए अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं। बिल्कुल उसामा साहब, बात यह है कि पार्लियामेंट यूरोपियन पार्लियामेंट में ये जो कश्मीर पर डिस्कशन हो रही है, जिस तरह से इंडियन फोर्सेस जो हैं आज उन्होंने 43-44 दिन हो गए हैं वहाँ पर उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, नौजवानों को वहाँ से उठाया जा रहा है, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, खुराक नहीं मिल रही, लोग घरों पर महसूर किए गए हैं, 1 करोड़ की आबादी को एक जेल बना दिया गया है और उसको दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया है। तो ये इस पे अगर यूरोपियन ममालिक जहाँ पर एक जानवर को भी, अगर जानवर पे भी जुल्म हो तो सारा यूरोप जो है वो उठ खड़ा होता है और यूरोप में ह्यूमन राइट्स की जानवरों के राइट्स की बातें करनी शुरू कर देती हैं। यहाँ पर 1 करोड़ इंसानों की ज़िंदगी का मसला है। तो खाली मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिबेट फॉर द सेक ऑफ डिबेट नहीं होगा, इस पर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं इंडियन चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इवन वो यूरोपियन पार्लियामेंट को ही देख लें, वहाँ पर भी इस पे डिबेट स्टार्ट हो गई है। उस बाकी सारा यूरोप, सारी दुनिया इस पे बात कर रही है। अगर कोई बेखबर है तो वो चीफ जस्टिस इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, जिसने अब यहाँ तक कि वहाँ पर अगर किसी ने श्रीनगर का विजिट करना है तो उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। यानी कि वहाँ पर एक तरह का वीज़े वाला स्टेटस बना दिया गया है कि अगर आपको वीज़ा लेना है तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ से हफ्ता 10 दिन आप वहाँ पर खवार हो, वकला करें, उसके बाद आपको एक कंडीशनल किस्म की इजाज़त दी जाएगी। अब आज यशवंत सिन्हा जो थे, जो कि कंसर्न सिटीजन ग्रुप के एक NGO है, उसके वो हेड हैं और साबिक BJP के पार्लियामेंटेरियन भी हैं और मिनिस्टर भी हैं। आज उनको जिस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोका गया और वो वहां पर धरना देकर बैठे हुए हैं और उनको जाने नहीं दिया जा रहा। ये तो उनका हाल है। ये यहाँ से देख लें क्या हो रहा है और इस पर OIC को भी सोचना चाहिए। कोई बुरा नहीं आया है। तो OIC क्या कर रही है? BJP के लोगों को एयरपोर्ट से बाहर जाने पर पाबंदी है। अब वक्त हो गया है खरल कहानी का और आज खरल कहानी में जो खास बात है वो ये कि इनकार क्यों किया सिंध के नए साईं ने, नैब को इनकार की आखिर वजह क्या थी, क्या कहानी है इस करप्शन की? जी असद खरल साहब। इनकार इसलिए किया कि वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को ये खदशा था कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और दूसरा वो जानना चाहते थे कि नैब के पास अब तक उनके खिलाफ क्या सबूत आ चुके हैं। और यही वजह है कि नैब रावलपिंडी से जाली जो फेक अकाउंट्स के हवाले से जो टीमें 2 अलग CITs टीमें कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम गई थी नैब कराची ऑफिस में, उनके पास उन्होंने अपना सेक्रेटरी भेज दिया और उन्होंने 8 सवालात पर मुश्तमिल सेक्रेटरी को सवालनामा भी जो थमा दिया है। अब मुराद अली शाह साहब के ऊपर इल्ज़ाम है छोटा सा, जो तकरीबन ये 16 केसेस हैं बड़े, जो मैं आधे 1 मिनट में बता दूंगा ये 16 केस है कौन से, जिसके अंदर 2 केसेस के अंदर मतलूब है नैब उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो नैब को वो केस हैं। मुराद अली शाह जो है इनके खिलाफ
एक तो जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और बिलाल शेख CEO थे सिंध बैंक, इन्होंने ओमनी ग्रुप को खिलाफ कानून 24 अरब और 94 करोड़ का कर्जा दिया। ओमनी ग्रुप अनवर मजीद जरदारी साहब के फ्रंटमैन सबको पता है। मुराद अली शाह और बिलाल शेख जो है ओमनी ग्रुप पर 7 अरब 19 करोड़ की इन्होंने जो नवाजात की, यानी उनको सब्सिडी दी 4 उनके पावर प्लांट्स को बीमार संधि यूनिटों की बहाली के नाम पर, जो कि बहाल नहीं हुए। समिट बैंक की गैर कानूनी क्याम, तोसी और मुजरमाना सरगर्मियों पर जो हुसैन लवाई है उनके जो रेफरेंस तैयार जो है नैब ऑलरेडी कर चुका है। फिर ओमनी ग्रुप ने फ्रॉड के जरिए नेशनल बैंक, सिंध बैंक और समिट बैंक जो है वहां से 53 अरब रुपए के कर्जे लिए। फिर जनाब सिंध हुकूमत पर ठट्ठा और दादू की जो मिलें हैं उनको सस्ते दामों फरोख्त करने का इल्ज़ाम है और उसके बेनिफिशरी जरदारी साहब और सारे उनके लोग अनवर मजीद वगैरह थे। साबिक सदर आसिफ जरदारी जो है उनकी कंपनी पार्क लेन को 1.5 अरब का गैर कानूनी कर्जा वो जारी किया गया। फिर जरदारी साहब ने कुल मालियत का 15% अदा करके जो गाड़ियाँ खरीदी और इंपोर्ट ड्यूटी जाली अकाउंट से की गई। फिर लग्जरी और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो है इंपोर्ट की अदायगी जो है मुर्दा शख्स के नाम से की गई, यानी जो मरा हुआ बंदा है वो पेमेंटें कर रहा है। फिर बैरिया टाउन से 8 अरब 30 करोड़ की किकबैक्स ली और मुश्ताक अहमद का नाम इस्तेमाल किया गया जो फ्रंटमैन था। दूसरा फ्रंटमैन डॉक्टर डिनशाह के जरिए बैरिया आइकॉन टावर से 30 अरब के शेयर लिए और जरदारी और सिंध हुकूमत को नुकसान पहुंचाया और जरदारी और बैरिया टाउन और डॉक्टर डिनशाह को और जरदारी को फायदा पहुंचाया गया। जरदारी ग्रुप के जरिए 1 अरब 22 करोड़ की फरियाल तालपुर ने किकबैक वसूल की। जरदारी के फ्रंटमैन यूनस कदवाई के खिलाफ कीमती सरकारी जमीनों को जो KDA की थी, क्लिफ्टन में थी, उनको हड़प करने का इल्ज़ाम है। शहर की कीमती ज़मीन मुंतकिल करके गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर रहायशी स्कीम बना दी गई और इसमें भी मेन बेनिफिशरी जरदारी के फ्रंटमैन यूनस कदवाई जो कनाडा भाग चुकी, जिनको यूनस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फिर मंजूर काका DGA जो KDA थे अभी वो भी भागे हुए हैं। सिंध हुकूमत के खिलाफ स्टील मिल की 362 एकड़ जमीन जो है वो खुर्द-बुर्द कर ली, जो अभी 2 अरब की है ना वो पेशकश, उसमें ये भी वापस जमीन की जा रही है। फिर सिंध हुकूमत ने जाली ठेकों के इवज जाली अकाउंट से किकबैक वसूल की और सिंध हुकूमत के महकमा तवानाई ने ओरिएंट एनर्जी, नदीम बाबर गालबन जिसके शेयर होल्डर हैं, जो मशीर भी हैं या एडवाइजर हैं PM साहब के, जी, और टेक्नोन मेन के साथ मिलकर हुंडी हवाला किया। अब नैब जो है उसने फैसला कर लिया है कि मुराद अली शाह साहब जो उनको इज्जत राज शायद नहीं आई, मैं अब पता नहीं क्या है, नैब के जो बकौल ये हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा अब उनके जो घर कराची में हमारी टीम गई थी मुलजम के पास, प्यासा जो है उसके पास कुआं चल के गया था। अब चूंकि नैब रावलपिंडी में ये फेक अकाउंट्स चल रहा है तो अगले हफ्ते मुराद अली शाह साहब जो है उनको नैब रावलपिंडी जो इस्लामाबाद में दफ्तर वाक़ है, वहां पे उनको बुलाया जाएगा। 8 सिर्फ सवाल हैं, 2 मैंने चीजें बड़ी उनके ऊपर इल्जाम बता दिए जो 24 अरब एक है और फिर इस तरह जो अरबों रुपए का खेल है। अब वो बता दें कि क्या यही इसमें कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस दफा भी इनकार हो जाएगा या आ जाएंगे? देखिए, तीसरी दफा अगर नैब के नोटिस पे आम बंदा अगर नहीं आता कोई भी मुलजम, तो नैब जो है एज पर SOP उसको गिरफ्तार करता है। सर अब इस केस में देखते हैं क्या नैब रवैया इख्तियार करता है, ये तो नैब के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं बड़ा गहरी इस केस पर आप जरूर कमेंट करें, लेकिन मैं ना आज एक वीडियो ट्वीट की है और जो कमज़ोर दिल लोग हैं वो उसको ना देखें, बहुत मुश्किल है। एक बच्चा 10 साल का जिसका नाम है मीर हसन अबड़ो, वो माँ की गोद में है, कमिश्नर ऑफिस लाड़काना के बाहर तड़प तड़प कर वो उसकी जान निकल गई बेचारे की, बहुत दुख हुआ। और कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिली जी लाड़काना में, शिकारपुर से इस बच्चे का ताल्लुक था, तो लाड़काना में ना ये वैक्सीन है ना सांप काटने की है। लेकिन लाहौर के साथ कसूर में उसामा साहब 4 बच्चे 2 माह के दौरान बदफेली के बाद कत्ल कर देंगे, 2 की लाशें मिली हैं। सलाहुद्दीन के हवाले से फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट आ चुकी है कि उस पर तशद्दुद हुआ है और गुर्दों के अंदर ऐसा केमिकल पाया गया है जिससे उसके यानी फेफड़े के अंदर गुर्दे सुकर गए हैं। जिस डॉक्टर ने कहा था तशद्दुद नहीं हुआ, उसके खिलाफ क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? और ये कसूर के अंदर जो वाकयात सर उठा रहे हैं। मैं ये मेरे सवालात थे। खरल साहब थक गए इनकी करप्शन के किस्से पढ़ पढ़ के हर प्रोग्राम में अरबों खरबों की करप्शन की दास्तानें बाहर आ रही हैं। मेरा सवाल सिर्फ एक है,
मैं पहले ये सोचता था कि जब एहतसाब ऊपर से स्टार्ट होगा तो करप्शन रुक जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लोग करप्शन करना छोड़ देंगे, एक डर आ जाएगा, एक खौफ आ जाएगा। आज नैब ने सारे बड़े बड़े पकड़े हुए हैं, सारे बड़े बड़े लोग अंदर हैं, क्या नवाज शरीफ, क्या हमजा, मरियम, जरदारी साहब, फ़याल तारपुर साहब, शाहिद खान अब्बासी, ये सारे लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद हम प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि नैब करप्शन का जो रेट है वो डबल हो गया है। और करप्शन, क्या हम थानों में जाते हैं करप्शन नहीं हो रही? बहुत आप अपने दिल पे हाथ रख कर कहें, क्या आज ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो रही? क्या अशिया को ज़रूरत से ज़्यादा महंगा नहीं बेचा जा रहा? क्या मिनिस्टर पे करप्शन के इल्ज़ामात नहीं हैं? क्या लोग आज भी दिन दिहाड़े करप्शन करने से डर रहे हैं? मेरा सवाल जो तो ये कसूर है में वाक़या कि हो गया, नैब भी बच्चे एक्टिव है, लोग भी अरेस्ट लेकिन हो एक रहे सवाल हैं। डॉक्टर साहब मेरा भी ऐड कर ले। नून लीग पर हम तनकीद वज़ीर करते थे, आला आज सिंध ने कहा है कि अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि मैंने ओमनी को सब्सिडी दी है तो जहांगीर तरीन को भी मैंने सब्सिडी दी है, उसको भी नैब के रिजॉर्ट क्या पे होगा? लाया। सर, अब जहांगीर एक तरीन होगा। उसामा साहब, एक बहुत सर, जहांगीर जाएगा। तरीन भी बहुत मुस्लिम जाएगा, है, जाएगा, इस सर। रैकेट का सर, बेनिफिशियरी है। बहुत बड़ी चीज ये सर, खैर साहब ने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है 1.8 कि वो बंदा जो बिलियन प्राइम मिनिस्टर हाउस सर, में बैठा खत्म हुआ हो गया है है। और एक चीज, एक मिनट के लिए, जहांगीर तरीन साहब ने पंजाब के लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी से इसलिए चेंज कर दिए, उन्होंने उनको बुलाया, उनसे कहा कि दो काम है ये कर दो। पहली बात ये है कि खुला दूध पे पाबंदी लगा दो, सिर्फ पैक्ड मिलेगा, वो नेस्ले के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे थे। और दूसरा ये कि गोश्त की कीमतें अनकैप कर दो, गोश्त को जितना महंगा होता है होने दो, क्योंकि उसमें भी उनके ज़ाती फायदे हैं। चीनी की कीमत सर, तो वक्त 80 हो रुपए गया। बढ़ा ही ली है, वक्त चीनी की खत्म हो कीमत तो गया। बढ़ा ही अच्छा, ली है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आज मैं माफी, कल क्या होगा कि शायद टाइम ही नहीं बचा, लेकिन जो कल सर शहबाज शरीफ साहब नैब कोर्ट में जाएंगे और नून लीग के एमपीएस की वहां पर हाजिरी भी लगेगी नैब कोर्ट और के बाहर। मरियम हमजा भी जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेल अभी ना दायर करने का फैसला किया, पता नहीं क्या वजह है। उन्होंने वकील साहब को कहा है कि अभी सिर्फ केस मेल लड़ें, बेल जब मैं कहूंगा उस वक्त मेरी अप्लाई करनी है आपने। और जनाब IMF का वफ्द आ चुके, वज़ीर आज़म से मिल गया है और इलामी में अच्छी खबरें आ गई हैं। तो कल और शायद इमरान आप फारूक स्टॉक के एक्सचेंज में कातिल बेहतर भी देखेंगे। बरतानिया ने हमसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, वो भी बेला कर बरतानवी हुकूमत ने। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।